बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल 2 क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आपकी बोर्ड परीक्षा आने वाली किस कक्षा की? कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा मीन्स वार्षिक परीक्षा आने वाली है। वार्षिक परीक्षा में आपको किस प्रकार का ब्लूप्रिंट आएगा, अंक विभाजन किस प्रकार का रहेगा, वह बताएंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से। दूसरा, इस वीडियो के माध्यम से आपको कक्षा 8वीं विषय हिंदी का प्रश्न पत्र भी बताएंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र रहेगा, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और आपको कैसे हल करना है वो बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको क्या बता देते हैं। 2025 बोर्ड परीक्षा में जो आपके प्रत्येक विषय कौन कौन से हो गए? अंग्रेजी हो गया, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और जो संस्कृत है उनके आपको क्या बताएंगे, हम ब्लूप्रिंट बताएंगे। उसके बाद आपको जो बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2024 में जो प्रश्न पत्र आया था वह प्रश्न पत्र बताएंगे। उसमें किस प्रकार के प्रश्न आए थे और किस प्रकार आपको हल करना है वह सभी बताएंगे। यही नहीं, आप कहेंगे सर आप 2024 का प्रश्न पत्र बता रहे हैं, ये 2025 में आएगा क्या? तो इससे आधारित बहुत से प्रश्न आपके 2024-25 में 2024-25 में पूछे जाएंगे। तो आपको तैयारी इसी प्रकार से करना, इससे संबंधित प्रश्न आपको देख लेना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे आपको प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 26 तक प्रत्येक प्रश्नों को हल करके बताया हूँ, लिखने का तरीका बताया हूँ, वह सभी चीज़ आपको यहाँ देखने मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बता दे रहा हूँ, अंक विभाजन। देखिए, 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए नवीनतम ब्लूप्रिंट एवं अंक विभाजन हिंदी कक्षा 8वीं। समय 2.5 घंटे रहेगा। पूर्णांक 60 रहेंगे। प्रारूप इस प्रकार से रहेगा: क्रमांक, प्रश्न का प्रकार, प्रश्न संख्या, शब्द सीमा, प्रति प्रश्न निर्धारित अंक और पूर्णांक। तो देखेंगे आप, पहला नंबर में दिया है, आप ध्यान दीजिए, बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। प्रश्न संख्या कितनी रहेगी? 5 रहेगी और इसमें कोई शब्द सीमा नहीं रहेगी। और प्रति प्रश्न निर्धारित अंक रहेगा 1 प्रश्न 1 अंक, यानी एक प्रश्न के लिए 1 अंक। तो 5 प्रश्न है तो कितने अंक हो जाएंगे? कुल पूर्णांक 5 अंक। फिर आपका रिक्त स्थान रहेंगे, ये भी 5 रहेंगे और इसमें शब्द सीमा नहीं रहेगी और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक रहेगा और आपके कुल पूर्णांक कितने हो जाएंगे? 5। इसके बाद आप देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तीसरा नंबर क्या आता है आपका? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न कितने रहेंगे? 6 रहेंगे और ये प्रश्नों का जो शब्द सीमा रहेगी 1 वाक्य में उत्तर देना है आपको। और ये प्रत्येक प्रश्न आपके 2 अंक के रहेंगे। तो 6 दूनी 12 अंक के आपके 2 अंक के प्रश्न रहेंगे। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न, ये भी 6 रहेंगे और इनकी शब्द सीमा 50 शब्दों तक, 40 से 50 शब्दों तक आपको लिखना है और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का रहेगा? 3 अंक का। और ये कितने पूर्णांक हो जाएंगे? 18। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे आपके, कितने रहेंगे? 4 रहेंगे और प्रत्येक शब्द सीमा इसकी रहेगी आपको 80 से 90 100 शब्दों तक आपको इसका उत्तर देना है। और प्रत्येक प्रश्न आपका 5 अंक का रहेगा। 4 प्रश्न, 5 के 20 अंक के। तो इस प्रकार से ये आपका ब्लूप्रिंट है। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी? 26 और अधिकतम अंक 60। अब देखिए, कठिनाई का स्तर क्या रहेगा? जो 20% प्रश्न रहेंगे, यानी 20% प्रश्न कैसे रहेंगे? सरल रहेंगे। फिर औसत यानी उससे कुछ थोड़े कठिन 60% रहेंगे और जो कठिन प्रश्न रहेंगे 20%। और कौशल हेतु अधिभार रहेगा। ज्ञान परक या स्मृति आधारित 20% रहेगा। समझ आधारित 60% और अनुप्रयोगात्मक उच्च क्रम सोच वाले 20%। इस प्रकार से आपका हिंदी का आपको ब्लूप्रिंट बताया। इसी प्रकार आपका सामाजिक विज्ञान, संस्कृत और आपका जो गणित है, इनका भी ब्लूप्रिंट इस प्रकार से ही रहेगा। एक ही विषय के जो ब्लूप्रिंट है उसके भी ब्लूप्रिंट इस प्रकार से रहेंगे। तो इस प्रकार बच्चों मैंने आपको ये ब्लूप्रिंट बता दिया। अब इस विषय हिंदी का जो प्रश्न पत्र है 2024 का, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसके प्रश्न के उत्तर आपको मैं बता रहा हूँ। चलिए, बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2024 हिंदी कक्षा 8वीं, समय 2.5 घंटे रहेगा। पूर्णांक 60 रहेंगे। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। इसका पहला प्रश्न है, गांधी जी में सेवा भाव खालिस्तान थी। जो गांधी जी थे उनमें सेवा भाव काय की थी? ए नंबर नगण्य, बी नंबर कोई भावना नहीं थी, सी नंबर प्रबल और डी नंबर ईर्ष्यापूर्ण। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर नगण्य। जो गांधी जी की सेवा भावना कैसी थी? नगण्य थी। तो आपका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2, धन का स्वभाव कैसा होता है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर स्थिर, बी नंबर चंचल, सी नंबर शांत और डी नंबर अविचल। तो इसका सही आंसर होगा जो धन होता है, धन का स्वभाव चंचल होता है। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, मोहन के सत्याग्रह में उसका साथ किसने दिया था? प्रश्न नंबर 3 है, मोहन के सत्याग्रह में उसका साथ किसने दिया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, मित्रों ने। माँ ने भी नहीं दिया, पुलिस चाचा ने भी नहीं, दूध वाले ने। किसने दिया था सत्याग्रह में साथ? मित्रों ने दिया था। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, निम्न में से आपके अनुसार महेश्वर का प्राचीन नाम क्या होना चाहिए? ए नंबर पाटलिपुत्र, बी नंबर मंडेश्वर, सी नंबर माहेश्मती और डी नंबर मंधेश्वरी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर माहेश्मती। इसके बाद अगला प्रश्न है, हे भगवान
वाक्यांश में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। हे भगवान, यहाँ पे क्या हो रहा है, विस्मय हो रहा है, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगेगा ही नहीं, पूर्णविराम भी नहीं लगेगा, योजक चिन्ह भी नहीं, इसमें क्या लगेगा, विस्मय बोधक चिन्ह लगेगा। इस प्रकार से जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न 5 थे उनके उत्तर कंप्लीट हुए। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका रिक्त स्थान, प्रश्न क्रमांक 6 से 10। इसमें क्या निर्देश दिए हैं, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। इसका प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 में गांधी जी अपनी पत्नी और जर्मन मित्र खालिस्तान के साथ जहाज से इंग्लैंड रवाना हुए थे, तो उसका आ जाएगा आंसर आपका केलेन बेक। जो गांधी जी थे अपनी पत्नी और जर्मन मित्र, उनका जर्मन मित्र मिस्टर कौन थे, केलेन बेक के साथ जहाज से इंग्लैंड रवाना हुए थे। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखिए, आत्मविश्वास खालिस्तान की कुंजी है, तो आपके यहाँ खालिस्तान में आ जाएगा सफलता, आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। उसके बाद प्रश्न नंबर 8, आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम खालिस्तान है, तो सभी को मालूम होना चाहिए आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम क्या था, आर्यभट्टी। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9, गिरधन की कुंडलियों में खालिस्तान के अनुभवजन्य एवं उपयोगी बातें हैं, तो गिरधन की कौन सी कुंडलियों में, तो लोक व्यवहार की कौन सी कुंडली, गिरधर की कुंडलियों में लोक व्यवहार की अनुभवजन्य एवं उपयोगी बातें हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 10, ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, पंक्ति में खालिस्तान रस है, तो इसमें वीर रस आएगा, क्योंकि इसमें वीरता का वर्णन किया गया है, इसलिए कौन सा रस आएगा, वीर रस। इस प्रकार बच्चों आपका जो प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक जो रिक्त स्थान थे वह कंप्लीट होते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, और यह प्रश्न नंबर 11 से 16 तक आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, और नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर लिखना है हमको, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न नंबर 11, सत्याग्रह का अर्थ क्या है, तो आप उत्तर बताएंगे, सत्याग्रह का मूल अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह। सत्याग्रह का मूल अर्थ है क्या है, सत्य के प्रति आग्रह अथवा सत्य के मार्ग पर चलना। यह आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 12, गुप्त काल की प्रमुख 2 साहित्यिक कृतियों के नाम लिखिए। जो गुप्त काल की प्रमुख 2 साहित्यिक कृतियां रचनाएं आपके नाम लिखना है, तो आप उत्तम लिख देंगे, गुप्त काल की प्रमुख 2 साहित्य कृतियों के नाम मृच्छकटिकम और दूसरी है मेघदूत। पहली क्या होगी, मृच्छकटिकम और दूसरी क्या हो गई, मेघदूत। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13, कोयल की प्रशंसा क्यों की जाती है, तो आप उत्तर बता देंगे, कोयल अपनी मधुर सुरीली आवाज़ के कारण सबको अच्छी लगती है, इसलिए कोयल की प्रशंसा की जाती है। इसको एक ही वाक्य में उत्तर लिखना है, ज़्यादा शब्दों में लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, लता जी की सफलता का मूल मंत्र क्या था, तो आप बता देंगे, लता जी की इच्छा शक्ति ही उनकी सफलता का मूल मंत्र था। आप इतना भी उत्तर लिखेंगे तो भी आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। और आगे लिखना तो लिख सकते हैं, उन्होंने हर भाव धर्म भाषा के गीतों में अपने स्वरों को सजोया, इसलिए वे समूचे राष्ट्र की गायिका हैं। यह आपका प्रश्न नंबर 14 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15, नर्मदा घाटी में किस सभ्यता के पत्थर के औजार मिले हैं। प्रश्न है, नर्मदा घाटी में किस सभ्यता के पत्थर के औजार मिले हैं, तो आप उत्तर बता देंगे, नर्मदा घाटी में पूरा पाषाण काल सभ्यता के पत्थर के औजार मिले हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 15 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 16, अंबुज के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आप यहाँ पे अंबुज के 2 पर्यायवाची शब्द बता देंगे, कमल और पंकज। यदि ये दोनों याद नहीं तो नीरज जलज। तो यहाँ पे हमने 4 बता दिए, अंबुज के 2 पर्यायवाची पूछा लेकिन हमको 4 बता रहे हैं, कौन कौन से, कमल, नीरज, पंकज, जलज। इस प्रकार से बच्चों आपका प्रश्न नंबर 11 से 16 तक 2 अंक के जो प्रश्न थे वो कंप्लीट हुए। और इसी प्रकार का पेपर आपकी 2025 में जो होने वाली बोर्ड परीक्षा कब से स्टार्ट होने वाली, 24 फरवरी से। तो आपको तैयारी अच्छे से कर लेना। पहला पेपर जहाँ तक है आपका हिंदी से है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक, और ये प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के हैं। देखिए प्रश्न नंबर 17, गांधी जी को दूसरी बार अफ्रीका क्यों जाना पड़ा। प्रश्न क्या है, गांधी जी को दूसरी बार अफ्रीका क्यों जाना पड़ा। तो आपको बता दिया था कि इस प्रश्न का उत्तर जो है 17 से 22 तक कितने शब्दों में लिखना है, कम से कम 40-50 शब्दों में इसका उत्तर आपको लिखना है। तो चलिए देखिए इसका उत्तर, अफ्रीका में अन्याय के विरुद्ध विद्रोह की आग धीरे धीरे प्रज्वलित हो रही थी। उसे नियंत्रण में रखने के लिए या सुलगाने के लिए वाले की आवश्यकता पड़ी थी। अतः इस कार्य के संगठन तथा संघर्ष के लिए गांधी जी को दूसरी बार अफ्रीका जाना पड़ा। देखिए इसमें क्या हुआ था, गांधी जी को दूसरी बार अफ्रीका क्यों जाना पड़ा। अफ्रीका में अन्याय के विरुद्ध विद्रोह की आग धीरे धीरे प्रज्वलित हो रही थी, यानी उत्पन्न हो रही थी। उसे नियंत्रण में रखने के लिए, उसे क्या करने के लिए, नियंत्रण में रखने के लिए, और जो प्रज्वलित हो रही थी तो उसको सुलगाने वाले की आवश्यकता आ पड़ी, और उसको सुलगाने वाले की आवश्यकता आ पड़ी, यानी सुलगाने वाले कौन थे, गांधी जी थे। अतः इस कार्य के संगठन तथा संघर्ष के लिए और जो संगठन है वहाँ का और संघर्ष के लिए गांधी जी को दूसरी बार अफ्रीका जाना पड़ा। यह आपका प्रश्न नंबर 17 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसका नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18, मेरो मन
कहाँ सुख पावे, पद के अनुसार सुख कहाँ प्राप्त होता है। प्रश्न क्या है, मेरो मन अनंत अनंत कहाँ सुख पावे, पद के अनुसार सुख कहाँ प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर देंगे, सूरदास जी कहते हैं, देखो जो कविता लिखे थे किसने लिखे थे, सूरदास जी ने लिखे थे। और सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी कृष्ण में अपनी अनन्य भक्ति को दर्शाते हुए कहते हैं, सूरदास जी क्या कहते हैं, कृष्ण में अपनी अनन्य भक्ति को दर्शाते हुए कहते हैं कि मेरा मन दूसरी जगह कहाँ सुख प्राप्त कर सकता है, मेरा मन दूसरी जगह कहाँ सुख प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार समुद्री जहाज का पक्षी समुद्र में चलते जहाज से उड़कर अन्यत्र सहारा ना पाकर फिर उसी पर वापस आ जाता है, उसी प्रकार मेरे मन को भी अन्यत्र सुख की प्राप्ति नहीं हुई। ये आपका प्रश्न नंबर 18 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। मुफ्त की दवाइयों के बारे में मुक्तानंद जी क्या सोचते थे। मुक्तानंद जी का कहना आपको मालूम है, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। तो जो मुक्तानंद जी थे, उनको जो मुफ्त की दवाइयाँ के बारे में मुक्तानंद जी सोचते थे, क्या सोचते थे, मुफ्त की दवाइयों के बारे में मुक्तानंद जी सोचते थे कि भले ही बीमार हो या ना हो, परंतु मुफ्त में यदि टॉनिक मिल रहा है तो उसको नित्य भरवा लेना चाहिए। उनका विचार था कि मुफ्त की चीज़ कभी नुकसान नहीं करती। किसका कहना था, मुक्तानंद जी। और उनकी कहावत तो सुनी ली हो आपने, पढ़े भी होगे, आपको पढ़ाया हूँ क्लास में, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। ये आपका प्रश्न नंबर 19 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 20। संगीत जीवनी कैसे बनता है, संगीत संजीवनी कैसे बनता है। तो उत्तर देखिए, आराधना, साधना और प्रार्थना ने संगीत को संजीवनी बनाया। अतीत से वर्तमान तक, जो अतीत है, बीता हुआ कल है, उससे लेकर अभी वर्तमान तक मध्य प्रदेश अपने इतिहास में संगीत के कीर्तिमान स्थापित करता चला आ रहा है। संगीत की शक्ति से दीप जलाना और वर्षा कराना संगीत की साधना की विजय है। यह आप प्रश्न नंबर 20 का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 क्या है, अपने प्रधान पाठक को चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। देखिए, आपको यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पूछ सकता है, छुट्टी के लिए आवेदन लिखने के लिए कह सकता है, आपको क्या कहते हैं, आपकी फीस माफ़ करने के लिए पत्र लिखने के लिए आ सकता है, या आपको प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। तो किस प्रकार से लिखना है, तो ये सभी में आएगा। सेवाओं में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, शासकीय माध्यमिक विद्यालय, जो भी स्कूल का नाम है वह लिख देंगे XYZ। विषय में यहाँ पे यहाँ चरित्र प्रमाण पत्र के लिए कहा तो आप चरित्र प्रमाण पत्र लिख देंगे। यदि छुट्टी के लिए कहता है तो आप छुट्टी 3 दिन छुट्टी के लिए लिख सकते हैं, या ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए, स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए, तो वहाँ यहाँ विषय में लिख देंगे। उसके बाद विषय में जैसे हमने क्या लिख दिया, चरित्र प्रमाण पत्र हेतु आवेदन। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, महोदय सविनय निवेदन है कि मैं आपकी विद्यालय कक्षा 8 का छात्र हूँ। यदि आप कक्षा 8वीं छात्र 8 लिख देंगे। और उसके बाद जैसे आप छुट्टी के लिए आवेदन लेना चाह रहे हैं तो बताएंगे कि मेरा स्वास्थ्य, या मुझे फीवर आ गया है, मुझे बुखार आ गया है और मैं शाला आने में असमर्थ हूँ, अतः महोदय जी से निवेदन है कि मुझे 3 दिन की छुट्टी। तो ये छुट्टी के लिए हो गया। इसी प्रकार स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ये तीनों एक से रहेंगे, बस थोड़ा सा मैटर चेंज होता है। तो मुझे यहाँ पे किसके लिए लिख रहा हूँ मैं, चरित्र प्रमाण पत्र के लिए, तो क्या लिखेंगे, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 8 का छात्र हूँ, मैं पढ़ने में बहुत मेधावी हूँ, यानी बहुत अच्छा हूँ पढ़ने में। मैंने इस विद्यालय में कक्षा 7 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ मैं अन्य गतिविधियों में भी निरंतर भाग लेता हूं। मुझे किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए चरित्र प्रमाण पत्र मीन्स वह होता है कि आपके स्कूल में व्यवहार कैसे थे, आपके कार्य कैसे थे। यदि आपने गलत कार्य किए तो आपका चरित्र प्रमाण पत्र में उस प्रकार की जानकारी दी जाएंगी। यदि आपका अच्छा कार्य है तो आपको अच्छे वो दिए जाएंगे। तो यहाँ पे है कि उसने क्या बताया है कि मैं विद्यालय में मैं पढ़ने में मेधावी यानी बहुत होशियार बालक हूँ। मैंने इस विद्यालय में कक्षा 7 से प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके साथ में अन्य गतिविधियाँ कौन सी हो गई, जैसे खेल कूद वगैरह, सब में निरंतर भाग लेता रहा हूँ। मुझे किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, अतः आप मेरा चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। और जिस डेट पे है वो डेट लिख देंगे। प्रार्थी में नाम अपना और कक्षा का नाम। यदि मान लो आपको नाम लिखने की आता नहीं तो XYZ लिख दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से आपको आवेदन लिखना है। आपका आवेदन 5 अंक का आएगा, 3 अंक का आएगा। इसके बाद आपको प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करें। ये जो मुहावरे दिए हैं, जैसे पहाड़ टूट पड़ना बड़ी विपत्ति आना, तो आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं, अपने आधार पर बना देंगे। जैसे मैंने यहाँ बता दिया, राम जी के वनवास जाते इस सब पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। और दूसरा ख नंबर, टस से मस ना होना, यानी कुछ असर ना पड़ना। शिक्षक के लाख समझाने पर भी बैंक टस से मस ना हुआ और परीक्षा में फेल हो गया। तो प्रयोग अपने आधार पर कर लेंगे और अर्थ लिख दीजिए, प्रयोग जो आप अपने मन से बना सकते हैं।
प्रश्न नंबर 22 कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से जो आपके प्रश्न 17 से 22 तक 3 अंक के प्रश्न थे उनके उत्तर कंप्लीट हुए। इसके बाद आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं 23 से 26 तक के 4 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 5 अंक का रहेगा। निर्देश क्या दिए हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 23, नीचे लिखे पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। देखिए ये एक पद्यांश है, इस पद्यांश की सप्रसंग यानी संदर्भ और प्रसंग सहित हमको क्या करना है, व्याख्या करना है। अब देखिए यहाँ क्या दिया, पद्यांश क्या है, अपने भी विमुख पराये बन, आंखों के सम्मुख आएंगे, पग पग पर भी घोर निराशा के काले बादल छा जाएंगे। तो देखिए बच्चों, यदि आपने अध्ययन किए पाठों का अच्छे से तो आपको मालूम होगा कि ये किस पाठ से लिया गया है। तो आप संदर्भ में कैसे लिखेंगे, चाहे कोई भी पद्यांश आए तो आपको संदर्भ कैसे लिखना है, संदर्भ में लिखना है प्रस्तुत पद्यांश। ये क्या है, पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पथिक से नामक पाठ से लिया गया। तो ये किस पाठ से लिया गया है, ये पद्यांश पथिक से पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन हैं। इस प्रकार संदर्भ लिखना है। जिस भी गद्यांश की बात करेंगे तो आप गद्यांश में जो भी गद्यांश आता है जिस पाठ का, उस पाठ का नाम लिखना है, उसको लेखक का नाम लिखना है। प्रसंग, प्रसंग क्या होता है, जो इसमें बताया गया उसकी मुख्य बातें। कठिनाइयों के आ जाने पर अपने कर्तव्य मार्ग से पीछे नहीं हटना चाहिए, इस तरह की सलाह कवि देता है। अब देखिए व्याख्या, आप इसको पढ़ते हुए व्याख्या करेंगे। कठिनाइयों के काले बादल, कठिनाइयों के काले बादल जब चारों ओर छा जाते हैं तब कदम कदम पर भयंकर आशाहीनता आ जाती है। देखो, पग पग पर घोर निराशा के काले बादल छा जाएंगे। उस समय अपने सगे संबंधी भी, अपने भी विमुख पराये बन जाएंगे। जो अपने सगे संबंधी भी पराये बन जाते हैं, आंखों के सम्मुख आएंगे, वे अपरिचित से हो जाते हैं। उस अकेलेपन में भी हे राहगीर, तुम्हें अपने कर्तव्य मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। इस प्रकार से आपको पद्यांश का अर्थ और इसी प्रकार से लिखेंगे तो आपको पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, उसी का अथवे में आ गया है, आप इसके पहले वाला करो या अथवे का कोई भी करो। रण भेरी सुन सुन विदा विदा, जब सैनिक पलक रहे होंगे, हाथों में कुमकुम थाल लिए, जल कण कुछ ढुलक रहे होंगे। तो इसमें भी आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करना। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के किस पाठ से, पथिक पाठ से ही लिया गई है, कविता नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन है। तो यहाँ पे आपको जो पाठ की वो लिखना है। ये पाठ कौन से लिया गया, पथिक से लिया गया है, तो इसलिए मैं पथिक पाठ का नाम, उसके रचयिता का नाम भी शिवमंगल सिंह सुमन बता रहा हूँ। और यहाँ पे प्रसंग में लिखेंगे कर्तव्य निर्वाह किया जाए अथवा प्रेम का निर्वाह, इस उलझी हुई पहली के सुलझाव के लिए अपने कर्तव्य मार्ग को मत भूलना चाहिए। ऐसी सलाह देकर कवि राहगीर को अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का सुदृढ़ उपदेश देता है। ये प्रसंग में लिख देंगे। और अब देखिए, युद्ध प्रारंभ होने की ध्वनि सुनते सुनते, रणभेरी सुन सुन विदा विदा, सुनते सुनते सैनिक रोमांचित हो रहे होंगे। वे युद्ध क्षेत्र के लिए विदा होने की तैयारी कर रहे होंगे। युद्ध को जाते समय कुमकुम से सजा हुआ थाल अपने हाथों में लिए वे अपने नेत्रों में प्रेमाशु बहाती हुई हो सकती हैं। उन प्रेमाशुओं को देखकर सदा समक्ष ही कर्तव्य पूरा करने की घड़ी सामने होने पर पैदा हुई उलझन में ही राहगीर तुम अपने कर्तव्य मार्ग से इधर उधर भटक मत जाना। तो इस प्रकार से पद्यांश आएंगे और पद्यांशों में आपको उसका उत्तर लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अब हमने अभी तक पद्यांश की बात की थी, अब यहाँ क्या आ गया, गद्यांश आ गया। तो पहले आप गद्यांश को पूरा ध्यानपूर्वक पढ़िए। वह अपूर्ण बुद्धि और अद्भुत वाक शक्ति वाले अधिवक्ता के रूप में प्रसिद्ध थे। उनकी अद्वितीय प्रतिभा, मौलिक सूझबूझ, तीव्र स्मरण शक्ति उनके प्रत्येक शब्द में आत्मविश्वास के साथ झलकती थी। न्यायालय में उनका परिवाद प्रस्तुत करने का ढंग ओजस्वी, अनोखा एवं रोचक होता था। डॉक्टर हरि सिंह गौर का गहन कोशी ज्ञान, अनुभव और दूरदृष्टिपूर्ण थी। तो आपको यहाँ पे डॉक्टर हरि सिंह वाला पाठ पढ़ ली तो समझ लो कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ महान विभूति दानवीर डॉक्टर सर हरि सिंह गौर से लिया गया और रचयिता भी वही हैं। प्रसंग में क्या बता देंगे, इस गद्यांश में डॉक्टर हरि सिंह गौर के प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को समझाया गया है और आप यहाँ पे इसको पढ़ेंगे और इसमें जो बातें दी हैं इसी से संबंधित आपको यहाँ पे उसकी व्याख्या करना है। डॉक्टर हरि सिंह गौर एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उनमें तार्किक बुद्धि, सोचने की अद्भुत शक्ति, वाक्पटुता, स्मरण रखने की असीम क्षमता और आत्मविश्वास कूट कूट कर भरे हुए थे। अतः कानून के क्षेत्र को उन्होंने अपना व्यवसाय चुना। न्यायालय में अपने पक्ष को सरल एवं रोचक तरीके से प्रस्तुत करते थे। इसलिए डॉक्टर गौर प्रसिद्ध अधिवक्ता और विधिवेत्ता के रूप में अविस्मरणीय विभूति हैं। शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर गौर ने विश्वकोश का ज्ञान, कार्य करने का अनुभव और उसके परिणाम को जानने की अनोखी दूरदर्शिता थी। तो ये आपको पद्यांश को ही पढ़ना है और उसके आधार पर ही उसका व्याख्या लिख देना है। यदि मान लो आपको नहीं बन रहा है तो पद्यांश को भी लिख दीजिए जैसा का वैसा व्याख्या में।
क्लियर हो गया ये आपका, ये भी 5 अंक का था। अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 25, ये भी 5 अंक का है। ये है आपका अपठित गद्यांश। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। तो आपको क्या करना है, ये बहुत आसानी से इसमें आप 5 अंक ला लेंगे। ये कहीं पुस्तक से नहीं याद करके रखना है, हमको इस गद्यांश को ही बारीकी से पढ़ना है और उसके 5 प्रश्न रहेंगे उनको उत्तर देना है। जैसे क्या दिया देखिए, हाल ही में 34वां सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 में मनाया गया। सड़क सुरक्षा सप्ताह हर साल 11 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित यह सड़क सुरक्षा के महत्व पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में 11% भारत में होती है। उसका कारण है तेज रफ्तार, शराब पीकर गाड़ी चलाना, खराब सड़क और लापरवाही आदि के कारण होने वाली मौतों की संख्या को कम करने के लिए मंत्रालय जागरूकता करने के लिए सड़क सुरक्षा पर पोस्टर, बैनर, लघु फिल्म और पत्रक वितरण का आयोजन किया जाता है। अब आपने इसको पढ़ ली पूरे ध्यानपूर्वक, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़िए। अब इसके प्रश्न हैं, देखिए उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो देखिए अधिकतर बात किसके बारे में की गई है, सड़क दुर्घटना के बारे में बात की गई है या सड़क सुरक्षा के बारे में बात की गई है। तो हम यहाँ पे किसके बारे में, सड़क सुरक्षा के बारे में बात की है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, उत्तर लिख देंगे उक्त गद्यांश का शीर्षक सड़क सुरक्षा है। ये हो गया पहला प्रश्न का उत्तर। कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं, किसके बारे में ज़्यादा बताया गया है, सड़क सुरक्षा। देखिए ये सड़क सुरक्षा सप्ताह के बारे में बताया गया है। फिर अगला प्रश्न आता है, वर्ष 2023 में कौन सा सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। तो आपका उत्तर कहाँ मिल जाएगा, यहीं पे, हाल ही में 34वां सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 में मनाया गया। तो उसका उत्तर लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिख देंगे, वर्ष 2023 में 34वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। फिर अगला प्रश्न है, सड़क सुरक्षा सप्ताह हर साल कब से कब तक मनाया जाता है। तो फिर से हम देखेंगे, सड़क सुरक्षा सप्ताह हर साल 11 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। तो इसका उत्तर यहाँ लिख देंगे, सड़क सुरक्षा सप्ताह हर साल 11 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। उसका चौथा प्रश्न, सड़क सुरक्षा सप्ताह किस उद्देश्य से मनाया जाता है। तो आप उसका उत्तर बता देंगे। ये देखो ये क्यों किस रूप से मनाया जाता है, तो सड़क सुरक्षा महत्व पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। तो उत्तर में क्या लिख देंगे हम, सड़क सुरक्षा सप्ताह सड़क सुरक्षा के महत्व पर जागरूकता फैलाने के लिए के उद्देश्य से मनाया जाता है। फिर सड़क दुर्घटना में मौतें किन कारणों से हुई, तो अभी बताए थे हमने, इसका उत्तर भी यहीं देखेंगे, ये मिल जाएगा आपको। किस कारण से हो रही मौतें, तेज रफ्तार, शराब पीकर गाड़ी चलाने से, खराब सड़क और लापरवाही आदि के कारण। तो उसका उत्तर हम लिख देंगे यहाँ पे, सड़क दुर्घटना में मौतें तेज रफ्तार, शराब पीकर गाड़ी चलाना, खराब सड़क और लापरवाही से होती है। इस प्रकार से बच्चों ये आपके 5 प्रश्न के उत्तर आसानी से लिख देंगे आप और 5 अंक आसानी से प्राप्त कर ली। यहाँ पे 5 अंक हो गए। देखो आप कैसे कैसे अंक प्राप्त करते हैं। यदि आपको इसके भी याद है तो इससे भी आप 2-3 अंक प्राप्त कर सकते हो। पद्यांश से भी 2-3 अंक प्राप्त कर सकते हो, उसके संदर्भ प्रसंग लिखे या व्याख्या लिखे। उसके बाद देखिए ये बहुत सरल है, मुहावरे वगैरह। फिर उसके बाद आप आवेदन पत्र है, ये 3 अंक का है। तो इस प्रकार से आप आसानी से हिंदी में अंक प्राप्त करके पास हो सकते हैं। यह अभी मात्र प्रश्न नंबर 25। अब इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 26, जो आपके पेपर में आना ही रहा है। वह है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपको निबंध, राष्ट्रीय पर्व है, खेलों का महत्व है, विद्यालय का वार्षिक महोत्सव और दूसरे भी निबंध आप तैयार कर लेंगे। तो इस पर आपको निबंध लिखना है। तो निबंध कैसे लिखना है आपको बताऊंगा, जिससे आपको आसानी से 5 अंक प्राप्त हो जाए। जैसे मैं कौन सा पॉइंट लिया, नंबर 1 राष्ट्रीय पर्व। राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से होते हैं, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस होते हैं। तो आप गणतंत्र दिवस से स्वतंत्रता दिवस पे अपना निबंध लिख सकते हैं, क्योंकि इस त्यौहार को आप आसानी से मनाते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना में लिख दीजिए। प्रस्तावना में जो उसकी मुख्य बातें रहती हैं वो बता दीजिए। देखिए मुख्य बात क्या है, गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। तो 26 जनवरी सन 1950 को हमारे स्वतंत्र देश में, हमारे देश क्या हुआ, स्वतंत्र देश में हमारा भारतीय संविधान लागू किया गया था। उसी की याद में प्रतिवर्ष 26 जनवरी को सारे देश में गणतंत्र दिवस पर्व के रूप में हर्षोल्लास से मनाया जाता है या खुशी से मनाया जाता है। प्रस्तावना लिख दिए। गणतंत्र दिवस का महत्व क्या है, तो बता देंगे 26 जनवरी सन 1950 को भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया गया। यह दिन हमें अपने कर्तव्यों की प्रेरणा देता है। इसके कर्तव्य बता दिए। फिर गणतंत्र दिवस मनाने का तरीका कैसे मनाते हैं। यद्यपि गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम पूरे देश में विभिन्न नगरों, कस्बों आदि में आयोजित किया जाता है, किंतु देश की राजधानी दिल्ली में यह कार्यक्रम विशेष सज धज तथा उल्लास से आयोजित होता है। देश विदेश में लाखों लोग दिल्ली पहुंचते हैं। स्कूलों में खेल कूद कार्यक्रमों के बाद पारितोषिक वितरण होता है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। और उपसंहार लास्ट में बता दिए। वस्तुतः 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की महिमा अनंत है। हमारा गणतंत्र अमर रहे, प्रत्येक देशवासी के लिए कल्याणकारी है। आपने इतना भी लिख दिया तो आपको 5 अंक बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। यदि आपको राष्ट्रीय पर्व का नहीं बन रहा है तो आपने खेलों का महत्व बता दिए कि खेलों से हमें क्या क्या महत्व, क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं वो बताना है। और यदि वो भी नहीं बन रहा है तो विद्यालय का वार्षिक उत्सव, जो वार्षिक उत्सव मनाते हैं
वह बता देना है। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 26 कंप्लीट होता है और इस प्रश्न के साथ ही जो आपका जो प्रश्न पत्र था वह कंप्लीट होता है, जो आपकी वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। और इसमें आपको हमने ब्लूप्रिंट भी बताया और इसी ब्लूप्रिंट के अंतर्गत प्रत्येक विषय के भी ब्लूप्रिंट इसी प्रकार से रहेगा, किस प्रकार तैयारी करना है और पेपर तैयारी अच्छे से करिए तो आप आसानी से पास हो जाएं और अच्छे से अच्छे मार्क ला सकें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य अपने दोस्त भाइयों के ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिए।